अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम फिर से हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार की पावन धरा पर, जहां सियासी लुका छिपी का खेल तो बस बेमानी ही लगता है। यहां से इस दफे प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत की धर्मपत्नी रेणुका रावत कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। उन्हें भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में खंडूरी और हरक सिंह रावत के बीच सीधा मुकाबला है। हर दिन की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यायावरी में हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वार में मुख्यमंत्री की पत्नी चुनावी मैदान में डटी है, कितना कुछ दांव पर लगा है हरीश रावत का। पिछली दफे वो खुद थे, इस बार पत्नी खुद थे तो जीत कर आए थे। जीत के आए थे, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपकी पत्नी को उतारा। वो नहीं चाहते थे इस तरह का, वो बार बार कहते रहे कि ये आखिरी विकल्प ही होगा कि मेरे परिवार का कोई लड़े। लेकिन जब साकेत बहुगुणा को उधर उलझा दिया गया तो फिर ये भी हुआ कि पर पार्टी में काफी दिनों से चल रहा था कि या तो उनकी पत्नी या उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगे हरिद्वार से। नहीं, साले का नाम भी चलता रहा, उनका तो पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है, तो उस तरह का नाम चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली पत्नी आई हैं और पत्नी के आने से मेरे ख्याल से उनका इन्वॉल्वमेंट पिछली बार जितना ही होगा उससे कम नहीं होगा, पर्सनल लेवल पे भी और पॉलिटिकल जवाबदेही के लेवल पे। निशंक कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी चुनौती पेश कर रहे हैं? निशंक बहुत ही कुशल लड़ाई लड़ने वाले हैं और पिछली दफे आपने देखा कि उनको ये बदनाम करके भी बीजेपी ने बाहर किया। तो पूरा कुंभ घोटाले में उनका नाम आ गया। बावजूद ये हुआ कि जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं वो हार गए और निशंक चुनाव जीत के आ गए। उनको नया इलाका दिया गया, उस इलाके में भी पहले ये कहा जाता रहा कि इस जगह से उनको जीतने में दिक्कत होगी, लेकिन वहां भी बड़े मजे से। पर अरविंद जी, पौड़ी गढ़वाल में भुवन चंद खंडूरी बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं 20 साबित हो रहे हैं वो हरक सिंह रावत पर। नहीं, भुवन चंद खंडूरी का कद या उनकी पर्सनालिटी वो अपने आप में उत्तराखंड के सभी नेताओं में काफी सीरियस, ईमानदार, मजबूत उस तरह की है, तो वो कहीं भारी पड़ते हैं। अब वो कैसे विधानसभा चुनाव हार गए, बीजेपी के लोगों ने गलत कंस्टिट्यूंसी का चुनाव हो गया, क्या कुछ हुआ ये अभी भी सबको संदेह है, लेकिन फैक्ट यही है कि उनको बदला गया था। अरविंद मोहन के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हर दिन की तरह आज भी प्रोग्राम का समापन होगा जोगी के जुमले से। झूठ बोलते हैं कि उनके लिए सियासत पूजा है। और प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की चुप आहटों की बदतयूं से, जिसे जुबा देने की कोशिश करते हैं हम चुनावी चटपट में। काशी नरेश अनंत नारायण सिंह से नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर उनसे वाराणसी में अपने इंतखाब के नॉमिनेशन के दौरान अपने लिए तजवीज पेश करने का इल्तमास किया था, क्योंकि मोदी चाहते थे कि उनके नॉमिनेशन के वक्त काशी राज खानदान का कोई रुकन भी वहां मौजूद रहे। पर अनंत नारायण सिंह मोदी के इस इल्तमास को बहुत ही सादगी के साथ टाल गए और उन्होंने मोदी से कह दिया कि उन्होंने अभी तक अपने को सियासत से दूर रखा है। सही मायनों में उनकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि सच ये है कि वाराणसी से कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय, जो भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पहले ही अनंत नारायण से राब्ता कर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनसे इल्तमास किया था कि वो अनंत नारायण चूंकि भूमिहार बिरादरी के खानदान से हैं और इससे उनका ताल्लुक है, वो मोदी यानी बीजेपी के पाले में चले जाएंगे तो इससे एलानिया तौर पर भूमिहार बिरादरी बटी हुई दिखाई देगी। अजय राय के इस इल्तमास पर ही कान धरते हुए काशी नरेश अनंत नारायण सिंह ने मोदी के लिए तजवीज पेश करने से मना कर दिया।
फैजाबाद से जब बीजेपी के असेंबली इंतखाब हार चुके लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया तो इस बात से विनय कटियार इतने नाराज हुए कि वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बीच में छोड़कर उठकर चले गए। विनय कटियार के बारे में ये माना जाता है कि पिछले इंतखाब में भी उन्होंने अपनी सीट पर जीत दर्ज कराने के बजाय अपना सारा ध्यान इस बात पर मरकूज रखा था कि लल्लू सिंह को कैसे फैजाबाद से हराया जाए। नतीजतन लल्लू सिंह तो हारे ही, कटियार भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पर इस बार पार्टी की जानिब से वजीर आजम महोदय के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अयोध्या, काशी और मथुरा की सीटों को लेकर अपनी अव्वलियत जाहिर कर दी है। यहाँ तक कि लल्लू सिंह को जीत दिलाने के लिए न सिर्फ टीम मोदी अयोध्या यानी फैजाबाद में डटी है, बल्कि संघ खुद फैजाबाद के पूरे इंतखाब को मॉनिटर कर रहा है और पार्टी वैसे लीडरान पर खास तौर पर नजर रख रही है जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों को हवा दे रहे हों। मौके की नजाकत को भांपते हुए कटियार भी अब एक अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो लल्लू सिंह के नॉमिनेशन के वक्त भी उनके साथ दिखे थे। मेरे सतरंगी सपने गांव से लेकर शहर तक बिखरे हुए थे और मुझसे आंखें मिलाकर पूछ रहे थे, टूटने का कोई दर्द भी होता है? आइए हरिद्वार के लोगों के इसी दर्द को जुबां देने की कोशिश करते हैं आज की अपनी चुनावी यात्रा में। उत्तराखंड की हरिद्वार संसदीय क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। हिंदुओं की आस्था की पावन धार्मिक नगरी हरिद्वार अनेक बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने के बावजूद जनपद में सड़कों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज तक यहाँ की सड़कें गड्ढों में हैं। पेयजल, शिक्षा, बिजली और बेरोजगारी यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। महंगाई भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। लक्सर से लेकर देहरादून तक डबल रेलवे लाइन का प्रस्ताव आज तक चुनावी सपना रहा है। पिरान कलियर मुस्लिमों का बड़ा धार्मिक स्थल है, लेकिन यात्रियों को वो सुविधाएं आज तक मयस्सर नहीं हो पा रही। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्षेत्रवासियों के लिए ना के बराबर है। बीमार पड़ने पर मरीज को दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाना पड़ता है। कृषि आधारित क्षेत्र है, पर किसान बदहाली में दिन गुजार रहे हैं। ना तो बिजली रहती है, ना ही सफाई की कोई उचित व्यवस्था है। क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से विकास की दौड़ में पिछड़ गए लगते हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हरीश रावत करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी रेणुका रावत को यहां से उम्मीदवार बनाया है। सो यहां सूबे के सीएम हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सांसद के रूप में ऋषिकेश में एम्स की स्थापना हरीश रावत की बड़ी उपलब्धि गिनी जा सकती है। उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि आगे नहीं बढ़ने से कई कंपनियां अपना प्लांट समेट रही है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा है। पहली महिला डीजीपी होने का गौरव प्राप्त करने वाली कंचन चौधरी भट्टाचार्य आपके टिकट पर मैदान में हैं। बसपा ने मुस्लिम मतदाताओं को देखते हुए हाजी इस्लाम पर दांव लगाया है और सपा ने महिला शक्ति पर भरोसा करते हुए अनीता सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा प्रत्याशी अनीता सैनी का पार्टी में ही विरोध है। भाजपा से आई हैं, पति पर हत्या का आरोप है। सपा से पहले अजमल नवाज खान को उम्मीदवार बनाया गया था, पर गोली लगने के कारण उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाने की बात हुई, पर उन्हें टिकट नहीं मिलने से पार्टी दो गुटों में बंट गई है। हिंदू एकजुट है, मोदी की लहर है, कांग्रेस के साथ भी मुसलमान नहीं जा रहा। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला दिखता है। नीले आकाश और धुंध की सफेदी के बीच नीले और सफेद सपनों की तलाश जारी रहेगी। हरिद्वार में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े खिलाड़ी। मजे में है ईश्वर सारे, ब्रह्मांड के ज्ञात अज्ञात सहचर, सुख दुख स्वर्ग नरक, उम्मीद और सपने सारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नया आसमां मुहैया कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे हरिद्वार की चुनावी यात्रा पर। आइए उसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं। हरिद्वार में कुल 15,53,307 मतदाता हैं, जिनमें 3 लाख पहाड़ के वोटर हैं। सैनी 2,75,000, 3,60,000 मुस्लिम और 3.25 लाख से ऊपर दलित वोटर हैं। 20 वर्ष से कम आयु के 33,818 नए वोटर जुड़े हैं। 4.25 लाख जाट, गुर्जर, कश्यप और अति पिछड़े वोटर हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभा रुड़की, मंगलौर, पिरान, कलियर,
खानपुर, लक्सर, भगवानपुर, झबरेला, भेल, रानीपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, धर्मपुर, दोईवाला, ऋषिकेश आती है। हरीश रावत की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। अरविंद जी, क्या लग रहा है हरिद्वार की पहली तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, हरिद्वार कई मायने में मैदानी है, वो पहाड़ी इलाका, पहाड़ी सीट नहीं है। उसकी बनावट, उसकी पॉलिटिक्स, वो सब कुछ मैदानी इलाकों वाली ज्यादा है, पहाड़ी कम है। ठाकुर ब्राह्मण के जो वहां लड़ाई सब चारों सीटों में बाकी में दिखाई देती है, वो यहाँ कहीं नहीं। अरविंद जी, दलित और मुस्लिम वोट बहुत, वही यहाँ दलित और मुसलमान ही सारा खेल है, जो मैदानी इलाकों का खेल है बेसिकली। और दलितों में भी आप देखेंगे कि दलित यहाँ 28% हैं, जिसमें से 24% जाटव हैं। ऊपर जो है शिल्पकार हैं, दलित हैं भी तो शिल्पकार हैं, ये जाटव। समाजवादी पार्टी यहाँ के लिए एक तरह से दुश्मन मानी जाती है, वो इमेज उसको मुश्किल करती है। नहीं तो ये सीट आज से नहीं, सब दिन से समाजवादी पार्टी यहाँ बड़े मजे से अपना पांव फैला सकती थी, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए समाजवादी पार्टी एक दुश्मन की तरह है। यहाँ के मैदानी इलाकों में बसपा हमेशा अच्छा चुनाव लड़ती रही है। बसपा इसलिए कि ये वोटर जो है फिर जब समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा तो अगले अल्टरनेटिव को ढूंढता है, और उसमें बसपा फिट बैठती है। रामपुर तिराहा गोलीकांड के बाद से समाजवादी पार्टी विलेन ही है यहाँ। तो लड़ाई में बीएसपी, और बीएसपी की मुश्किल ये है कि उसको वो दलित वोट यहाँ सब जगह नहीं है उत्तराखंड में। इस कंस्टिट्यूंसी का मामला थोड़ा अलग है। अरविंद जी, कुंभ मेले के दौरान 642 करोड़ के घोटाले में निशंक का बहुत नाम आया, और ये बार बार कांग्रेस ये बात उछाल रही है। यहाँ निशंक पे ये आरोप आज पहली बार नहीं लगे हैं। निशंक पे, और सिर्फ यही आरोप नहीं है, निशंक पे नदियां बेचने का, बिजली परियोजनाओं में गड़बड़ का, निशंक पे काफी आरोप हैं। इस सब के बावजूद वो जीतते रहे हैं, इसलिए कि वो काफी चुनाव लड़ने की इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से वो काफी बढ़िया जानते हैं। पर अरविंद जी, बसपा के जो हाजी इस्लाम है, उनको इतना फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 22 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए हैं यहाँ से। वही मुसलमानों का ये जो फिरन कोलियर है, ये एक बड़ा भारी सेंटर है, तो उस हिसाब से मुसलमानों की पॉलिटिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। अरविंद जी, लेकिन भाजपा एक नारा बार बार लगा रही है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेगा पूरा। दलित वोटरों को रिझाने में जुटी है भाजपा यहाँ। दलित वोटरों का कुछ हिस्सा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि बीजेपी को मिला है एक छोटा हिस्सा। अरविंद जी, जो आपकी उम्मीदवार हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इनकी जिंदगी पर एक बहुत चर्चित सीरियल उड़ान बन चुका है और काफी पॉपुलर भी हैं वो। पूरे 5 सीटों पे आप पार्टी लड़ रही है, लेकिन कहीं उम्मीदवार उनका दिखाई देगा अगर ढंग से, या कुछ वोट लेके आएगा मुकाबले में, तो मैं अभी नहीं मानूंगा, तो वो यही सीट है। तो अरविंद जी, बाबा रामदेव और सतपाल महाराज का ये क्षेत्र है, तो उसका कितना फायदा निशंक को मिलेगा? निशंक वैसे भी मैं कहूंगा कि बहुत कुशल लड़ाई वाले हैं, और उन सब मुद्दों को काउंटर करना जानते हैं जो उनके खिलाफ आएंगे, या जो हरीश रावत की ताकत होगी। तो अरविंद जी, हरिद्वार किसके लिए खोलेगा अपने द्वार? मेरे ख्याल से अभी भी निशंक को लाभ होना चाहिए, लेकिन हरीश रावत की खुद की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो हरीश रावत को आप छोटा खिलाड़ी नहीं मानिए। मेरे हिसाब से अभी भी कांग्रेस भले थोड़ा बैकफुट पे आ गई हो अभी, लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े खिलाड़ी। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है। आइए अब आपको ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल की चुनावी यात्रा पर। उत्तराखंड का एक प्रमुख संसदीय क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल चारों ओर से चमोली, नैनीताल, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल से घिरा है। 2013 में आई दैवीय आपदा इन चुनाव में यहां एक प्रमुख मुद्दा है। आपदा के बीच 4 धाम यात्रा भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। पेयजल का भीषण संकट, सड़कें खस्ताहाल या ना के बराबर, बेरोजगारी का ऐसा आलम कि तेजी से क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं लोग। क्षेत्रवासी नाराज हैं कि प्राकृतिक आपदा के समय ना ही इन जनप्रतिनिधियों ने, ना ही सरकार ने कुछ किया, ना विपक्ष ने। क्षेत्र विकास की बाट जो रहा है, आपदाग्रस्त लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। पीड़ित परिवारों को घर देने की घोषणा सरकार ने की थी, पर वो घोषणा बनकर रह गई। 4 धाम यात्रा जिसमें देश भर से यात्री आते हैं, वो शुरू हो चुकी है। बावजूद आपदा के बाद अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। संसदीय क्षेत्र की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
जहां ना तो उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानें हैं, ना ही स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं स्वयं बीमार हैं। पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, नरेंद्र नगर, श्रीनगर, कोटद्वार, थराली, रुद्रप्रयाग, यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, रामनगर, लैंसडाउन, पौड़ी, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग 14 विधानसभाएं आती है। पौड़ी गढ़वाल की हमारी ये चुनावी यात्रा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। झूठ बोलते हैं कि उनके लिए सियासत पूजा है, इनसे पूछो कौन सा मुद्दा तुम लोगों से सुलझा है। अनिश्चय के इस दौर में सिर्फ बुराइयां भरोसे योग्य हैं। अच्छाइयां या तो अच्छाइयां नहीं रही या फिर हो गई है बाहर चलन से खोटे सिक्कों की तरह। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे पौड़ी गढ़वाल की चुनावी यात्रा पर। आइए उसी चुनावी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। पौड़ी गढ़वाल में कुल 11 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 4 लाख से अधिक पूर्व और वर्तमान फौजी और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोग हैं। 29,410 नए मतदाता शामिल हुए हैं, जबकि 43,700 सर्विस वोटर हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के सतपाल महराज करते थे, जो 21 मार्च को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। संसद में सतपाल महराज की 86% उपस्थिति रही, 155 डिबेट में हिस्सा लिया और 139 सवाल पूछे। संसद में सतपाल महराज ने उत्तराखंड को इंडस्ट्रियल पैकेज देने की मांग और राजाजी नेशनल पार्क में गुर्जरों के साथ उत्पीड़न के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। लेकिन पिछले चुनाव में सतपाल महराज ने कुआउनी और गढ़वाल को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने का वायदा किया था। क्षेत्र में पेयजल की सुविधा मुहैया कराने का वायदा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, जिससे क्षेत्रवासियों में खासी नाराजगी है। आपदा के समय भी सतपाल महराज ने क्षेत्रवासियों के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किए। चुनाव से एंड पूर्व भाजपा में शामिल होने से भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने रुद्रप्रयाग से विधायक और मंत्री हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने 2 बार मुख्यमंत्री रहे और सेवानिवृत्त मेजर जनरल बीसी खंडूरी पर दांव आजमाया है। खंडूरी की ईमानदारी और कड़क प्रशासन की छवि कांग्रेस प्रत्याशी पर भारी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिन बुनियादी सुविधाओं की मांग आम आदमी कर रहा है, खंडूरी इसे पूरा करने का मादा रखते हैं। आम आदमी पार्टी से राकेश सिंह उम्मीदवार हैं, पर वो अकेले ही अपने प्रचार में जुटे हैं। क्षेत्र में 60% ठाकुर, 25% ब्राह्मण और अन्य 15% मतदाता हैं। मोदी लहर का असर यहां देखा जा सकता है। भाजपा ने पहले तय किया था बिंजी की उम्रदराज नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, पर खंडूरी की इमेज को देखते हुए यहां टिकट दिया गया। खंडूरी फौजियों की उपस्थिति इस कंस्टिट्यूंसी को स्पेशल बनाती है और ये दोनों चीजें उनको सूट करती हैं। पिछली बार भी सतपाल महाराज के खिलाफ टीपीएस रावत को, जो पार्टी में नहीं थे, आखिरी समय एकदम पार्टी में आए थे, उनको लड़ाया गया और उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट दी थी। लेकिन सतपाल महाराज के पास कई तरह के हथियार हैं, धर्म कर्म से लेके बिरादरी और इन सब को जोड़ के उन्होंने रावत को हरा दिया था। पर हरक सिंह रावत को यहाँ कांग्रेस का ही सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। हरीश रावत खेमा बिल्कुल उनकी मदद नहीं कर रहा। ये कई तरह की राइवलरी है और कई तरह की राइवलरी रही है और हरक सिंह रावत भी पर्याप्त अपने अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़ने का उनका अपना फैसला मेरे ख्याल नहीं है। ये उनको लड़ाया गया जबरन कि आप यहाँ लड़िए, और जो कांग्रेस की टिकट का बाकी जगह हाल हम देखते हैं, लगता है कि स्मूथ फैसला हुआ है, वो यहाँ आके लगता है कि असल में कांग्रेस में क्या चल रहा है। और हरक सिंह रावत से रुद्रप्रयाग वासी नाराज भी हैं कि उन्होंने आपदा के समय कोई कार्य नहीं किया। यहाँ केदारनाथ जाने वालों में सबसे पहले लोगों में वो थे, उस अभियान में तो मेरे ख्याल सबसे पहले वही पहुंचे थे। लेकिन वो सब काम कुल मिला के क्या हुआ ये हम सब ने देखा और उसकी कीमत चीफ मिनिस्टर को भी देनी पड़ी। तो वो नाराजगी लोगों की होगी, और जितनी बड़ी आपदा थी उसमें सामान्य ढंग से भी कोई काम। तो अरविंद जी, आपको लगता है सतपाल महराज का कांग्रेस छोड़ना कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई तो नहीं थी? कहीं कुमाऊं को बहुत प्राथमिकता देते रहे हैं हरीश? हाँ, निश्चित रूप से देते रहे हैं, और ये लड़ाई मुझे लग रहा है कि यहाँ एक तरफा, इतना एक तरफा लड़ाई पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है।
और ये लड़ाई मैंने खंडूरी की पर्सनालिटी से भी, फौज की वजह से भी, एक ही चीज हरक सिंह रावत के पक्ष में है, अगर वो कहीं वो दांव चला उन्होंने, वो ये है कि यहाँ ठाकुर वोटर काफी आधे से ज्यादा हैं और ब्राह्मण वोटर कम है। तो खंडूरी और अपने में अगर वो ये इमेज बनाने में या ये पहचान जोड़ने में सफल होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो किसी तरह से लड़ाई में आ सकते हैं, बाकी लड़ाई की कोई गुंजाइश। तो पौड़ी गढ़वाल की आखिरी निर्णायक मेरे ख्याल से खंडूरी को काफी सुविधा है, यहाँ अभी बहुत आरामदेह पोजीशन में है और कोई बड़ी आफत नहीं आई तो उनको चुनाव जीत जाना चाहिए आसानी से। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको जोगी के जुमलों से रूबरू कराने का। झूठ बोलते हैं कि उनके लिए सियासत पूजा है, झूठ बोलते हैं कि उनके लिए सियासत पूजा है। इनसे पूछो कौन सा मुद्दा तुम लोगों से सुलझा है। ना विकास की बात हो रही, ना उन्नति की चर्चा है। ना विकास की बात हो रही, ना उन्नति की चर्चा है। हर प्रत्याशी वोट की खातिर जाति पाति में उलझा है। हर प्रत्याशी वोट की खातिर जाति पाति में उलझा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होगी कल इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम आ पहुंचे हैं बिहार। आज हम ले चलेंगे आपको हाजीपुर और सारण संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर।